नमस्कार साथियों, चिंतन आईसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के संदर्भ में कुछ पॉइंट को, कुछ बिंदुओं को देखेंगे जिनसे प्री में सीधा सीधा प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ उस करंट अफेयर की घटना से जोड़ के प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो आप लोग आईएएस के पेपर में देखे होंगे कि लगभग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी घटना से जोड़ के आते हैं। ठीक, तो उसी आधार पे हम लोग भी देखेंगे और साथ ही उस खबर से संबंधित जो भी बिंदु बनते हैं, उस खबर का इतिहास से क्या संबंध है, भूगोल से क्या संबंध है, संविधान या इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, जो भी पर्यावरण से संदर्भ में, तो जो भी उनका कोरिलेशन होता है उसको देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न कोई चर्चा में होता है, कोई विषय, मान लीजिए कोई खबर है चर्चा में, उस खबर को ना पूछ के उससे संबंधित मेन सिद्धांत, उसकी क्रिया पद्धति या उसके कुछ नियम होते हैं, इन संदर्भों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 मई 2026 को एक दुर्लभ नीला सूक्ष्म चंद्रमा दिखाई दिया। ठीक, आपका मेन क्या है खबर कि एक दुर्लभ चित्र दिखा, क्या, सूक्ष्म चंद्रमा दिखा नीले कलर का, जिसे खगोलविदों ने एवं आकाश प्रेमी जो या खगोल विधि जो थे उनका ध्यान आकर्षित किया। यह घटना दो अलग अलग चंद्र घटनाओं के एक साथ घटित होने के कारण हुई। ठीक, इसे ब्लू माइक्रो मून कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा गया, इस टर्म को याद रखिएगा, इसे कहा गया ब्लू माइक्रो मून। ये क्या होता है इसको समझेंगे। ब्लू माइक्रो मून तब होता है जब एक ही ब्लू मून एक माइक्रो मून के साथ मेल खाता है। एक ब्लू मून एक माइक्रो मून के साथ मेल खाता है, तब यह ब्लू माइक्रो मून की घटना होती है। यह 4 पूर्णिमा वाले मौसम के तीसरी पूर्णिमा को संदर्भित करता है। ठीक, लगातार जब 4 पूर्णिमा पड़ती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या 15 दिन का पाक्षिक जो होता है हिंदू मास के अनुसार, तो उसमें एक 15 दिन बाद अमावस्या आती है और 15 दिन बाद पूर्णिमा। तो कहना यह कि 4 पूर्णिमा के बाद तीसरी के वाले मौसम में, जब 4 पूर्णिमाओं का मौसम होता है उसमें तीसरी पूर्णिमा जब आती है तो वह वैकल्पिक रूप से कैलेंडर माह में दूसरी पूर्णिमा आधुनिक उपयोग में चंद्रमा नीले रंग का दिखाई नहीं देता। ठीक, तो माइक्रो मून की घटना होती है। यह घटना तब घटित होती है जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी अपोजी पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु, ठीक, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जब से सबसे ज़्यादा दूरी होती है के निकट होता है, तब यह घटना घटित होती है। यह सामान्यतः पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना में थोड़ा छोटा और धुंधला होता है। ठीक, यह सुपर मून के विपरीत होता है। ठीक, और जो पेरगी के निकट होता है। तो अब देखिए, इसमें समझने का प्रयास करिएगा क्या क्या कह रहा है। पहली बात आपको इसमें याद रखना है ब्लू माइक्रो मून, ब्लू मून, और फिर एक शब्द आता है आपका, अब लोग एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़ेंगे माइक्रो मून, अपोजी और पेरिगी। पेरिगी की परिघटना क्या होती है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमी में। अपोजी की घटना पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और ब्लू माइक्रो मून और माइक्रो मून की परिघटना को पढ़ लेंगे तो अगर मान लीजिए सीधा सीधा यह प्रश्न न पूछे और आपको ले जाके पेरिगी एपोजी वाली परिघटना से प्रश्न पूछे तो इसका संबंध तो इसी चर्चा से है। तो ऐसे तमाम खबरें आपको, मतलब पूरे एक वर्ष, एक पेपर प्री होने के पश्चात दूसरे प्री होने के बीच जो भी घटनाएं होती हैं करंट की, उन्हीं से जोड़ के आईएएस में 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, 10, 12, 15 नियर अबाउट जो करंट्स होते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रश्न में लगभग 20 छोड़ दें, 30,
तो 70 से 80 प्रश्न इन्हीं परिघटनाओं से संबंधित ही होते हैं। जैसे इस बार में देखेंगे, आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। अब सोचिए, यूरोपीय संघ चर्चा में था, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया अध्यक्ष और उसको महासचिव को, और अभी बहुत जल्दी ही यूरोपीय संघ से भारत के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे बने, समझौता हुआ, तो चर्चा तो यूरोपीय संघ था। पूछना चाहिए था कि 26 जनवरी सीधा सीधा प्रश्न की मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया, लेकिन न पूछ के इससे आपसे पूछ लिया कि उसके सदस्य देशों में कौन सदस्य शामिल नहीं है। ज्वालामुखी का एक प्रश्न आया था, ज्वालामुखी की परिघटना से संबंध पूछ लिया। ऐसे तमाम प्रश्न थे जिनका कहीं न कहीं से संबंध रहा है। ठीक। अपोजी क्या होता है? चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा का सबसे दूर बिंदु। ठीक। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है तो उसे अपोजी कहा जाता है, पेरिगी, और जब यह सबसे नज़दीक होती है तब उसे पेरिगी कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की परिघटना जब आप पढ़ते हैं तो अपोजी और पेरिगी की परिघटना घटित होती है। ठीक। चंद्रमा एक अंडाकार कक्षा में घूमता है, जिसके कारण एक आभासी आकार में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नीले माइक्रो मून, ब्लू मून या ब्लू माइक्रो मून अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। इसके लिए दो अलग अलग चंद्र चक्रों के एक साथ होना आवश्यक है। ठीक। अब देखिए प्रश्न यही बनेंगे, ब्लू मून, सुपर मून, माइक्रो मून, अपोजी और पेरिगी। इन्हीं चारों पांचों शब्द को अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या क्रिया पद्धति है इनकी। ये क्रिया पद्धति से ही प्रश्न कैसे पूछेगा, 1 2 3, एक कथन इधर एक कथन इधर, 3 दे देगा। अब प्रश्न एक सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, ऐसे बना देगा, 1 3 सही है। तो जब इन चारों शब्दों पांचों शब्दों का अर्थ आप अच्छे से जानेंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। फिर एक खबर है, एक उल्का पिंड के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के बाद बोस्टन और रोड आइलैंड सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में तेज रोशनी के साथ विस्फोट और गड़गड़ाहट देखी गई, मतलब सूचना मिली। इस घटना ने उल्कापिंडों संबंधित खगोलीय घटनाओं को समझने की रुचि को फिर से जगा दिया है। अब देखिए इधर बीच आप 2-3 साल देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई विशेष परिघटना घटती है आपके आकाशीय क्षेत्र में तो प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोनॉमी को भूल गया है या सिलेबस से हटा दिया, सिलेबस में है, बस पूछ नहीं रहा है, लेकिन एकाएक पूछा जा सकता है कभी भी। बोलाइट क्या होता है? बोलिट एक असाधारण रूप से चमकीला उल्कापिंड होता है, आग का गोला। ठीक। जो वायुमंडल में प्रवेश के दौरान तीव्र दबाव और ताप के कारण अक्सर फट जाता है। आपको पता है जब पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष से कोई पिंड पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है तो घर्षण बल इतना ज़्यादा होने के कारण आग लग जाती है और वह जल के नष्ट हो जाता है। यही उल्कापिंड जब बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी कक्षा में मतलब आने का मतलब अपने शक्तियों के कारण आ रहा था गुरुत्वाकर्षण से, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें विस्फोट भी हुआ और तीव्र दबाव ताप के कारण फट जाता है, मतलब आग लग जाती है और बिखर जाता है। यह सामान्य उल्कापिंडों की तुलना में काफ़ी अधिक चमकीला होता है, ध्वनि के साथ विस्फोट होता है, जैसे बम फूटे उस तरह से। उल्कापिंड क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद छोटी चट्टानें धातु की वस्तुएं हैं। उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तीव्र प्रकाश की लकीरें, कभी कभी आप देखते पुच्छल तारा कहा जाता है कि पृथ्वी से दिखता है कैसे झाड़ू की तरह पूंछ वाला तारा चमकते हुए दिखाई देता है, उसी को पुच्छल तारा कहा जाता है उल्कापिंड। बोलिड आग का गोला है, अत्यंत चमकीला उल्कापिंड जो अक्सर वायुमंडल के साथ विस्फोट करता है, वायु के साथ। ठीक। ग्रीक शब्द है बोलिस, जिसका अर्थ होता चमकना। प्रमुख उदाहरणों में देखिए चेल्याबिस्क में उल्कापिंड रूस 2013 में गिरा था, फिर सेटर मिल उल्कापिंड 2012 में यूएसए में
गिरा था। ठीक, तीसरी खबर क्या है? शहरी विकास और संरचना विकास के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण के एक व्यवहार विकल्प के रूप में भूमि पूलिंग नीतिगत चर्चाओं में फिर से उभर कर सामने आया। क्या? भूमि पूलिंग। बहस का केंद्र बिंदु अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण से जुड़े देरी, उच्च मुआवजे और प्रतिरोध को दूर करना है। लैंड पूलिंग क्या है? भूमि अधिग्रहण की ऐसी व्यवस्था जिसमें भूस्वामी स्वेच्छा से नियोजित विकास के लिए अपनी भूमि को एक साझा पूल में योगदान देता है। ठीक, बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क, सार्वजनिक विकास के कार्य, विकसित भूमि का एक हिस्सा भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाता है, जबकि शेष भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, परियोजनाओं या इत्यादि के लिए उपयोग की जाती है। यह कैसे काम करता है? भूमि के टुकड़ों को एक साथ समाहित कर दिया जाता है, जैसे चकबंदी होती है। योजना प्राधिकरण बुनियादी ढांचे का विकास करता है। जो भी उस क्षेत्र का योजना प्राधिकरण होगा वह उसको उपयोग में लाएगा। भूमि का कुछ हिस्सा सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाता है। शेष विकसित भूखंडों को उनके योगदान के अनुपात में मालिकों को वापस कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र की ज़मीन है, अब कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए आरक्षित कर दी गई, जितनी बची अब उसमें से मान लीजिए 10 भूमि के मालिक थे तो 10 को थोड़ा थोड़ा विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक, 2013 में एक कानून बना था, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम और उचित मुआवजा पारदर्शिता संबंधी। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी इसके बिंदुओं को देख लीजिएगा। इसको आपको इसी नाम से चिंतन ICS नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ इसकी सारी PDF आपको मिल जाती है। अन्य जो भी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं सब आप पढ़ सकते हैं आराम से। सिर्फ खबर को पढ़ेंगे तो थोड़ा वीडियो छोटा होगा, नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। चौथी खबर है, भारतीय दवा कंपनी वोकहार्ट द्वारा विकसित एक नई एंटीबायोटिक दवा जेनिच को हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मंजूरी। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जटिल मूत्र पथ संक्रमण CUTI के उपचार के लिए विपणन प्राधिकरण से प्राप्त हुआ, मतलब लाइसेंस प्राप्त हुआ, मान्यता प्राप्त हुई। एंटीबायोटिक नवाचार में वैश्विक गिरावट के बीच इस कड़ी की सफलता मानी जा रही है। जेनिच क्या है? एक नवीन इंजेक्शन योग्य एंटीबायोटिक है। ठीक, सेपेपाइन चौथी पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक। एक तरह से यह एंटीबायोटिक दवा है जो इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी और जटिल मूत्र पथ संक्रमण को उपचार के लिए दी जाएगी। इसको मान्यता कहाँ से मिली? अमेरिका द्वारा। भारत से मान्यता मिली ही थी। ठीक, फिर अगली खबर क्या है? जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में पाँच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। आज उन्होंने शपथ लिया। अब कितने हो गए? 37। ठीक, स्वीकृत संख्या कितनी है? 38। 37 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, अब 38 हो गई सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुल, जिसमें 37 जज, एक मुख्य न्यायाधीश। आपसे पूछा जा सकता है, और यह नियुक्ति जो की गई कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा ही की गई। न्यायिक नियुक्ति आयोग जो संसद द्वारा पारित किया गया था उसको अभी लागू नहीं किया गया, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया था। तो अभी भी कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। ये पांचों न्यायाधीश कौन कौन से हैं? नाम इनका क्या है? न्यायमूर्ति शील नागू पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। श्री चंद्रशेखर बॉम्बे उच्च न्यायालय में नियुक्त थे। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से हैं। अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय से हैं। और एक अधिवक्ता हैं वी मोहना, सीधे बार एसोसिएशन से चुनी गई। तो पांचों में 4 जज हैं थे, मतलब उच्च न्यायालय के, एक वकील एडवोकेट अधिवक्ता,
सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो 5 की नियुक्ति हुई, कुल संख्या हो गई 37 जजों की, एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की। अब प्रश्न बनता है, ये तो सामान्य बात हुई, आपसे एक लाइन पूछ ले कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या कितनी है, 38। एक कथन हो गया। इनकी नियुक्ति का संबंध प्रावधान दे दे, तो इनकी नियुक्ति संबंधी अन्य प्रावधान जो हैं उसको देखते हैं जल्दी जल्दी में। तो 124 के तहत इनकी संवैधानिक आधार दिया गया न्यायालय की संरचना का। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2026, ये अभी चर्चा में था। इससे याद रखिएगा, प्रश्न हर पेपर में पूछे जाएंगे। वनडे टाइप के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा संख्या। पीसीएस, स्टेट पीसीएस में संशोधन अधिनियम को पूछा जाएगा। पहले 34 थे, बढ़ा के 38 कर दिया गया। ठीक। 5 जजों में पूछ सकता है कौन एडवोकेट थे, वी मोहना। याद रखिएगा 4 जज थे हाई कोर्ट में, एक ऐसे व्यक्ति भी चुने गए जो न्यायाधीश नहीं थे कहीं पे, सीधा सीधा एडवोकेट से जज बने। और साथ ही साथ वी मोहना महिला हैं, याद रखिएगा। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला न्यायाधीश बनी है। वी मोहना जो हैं यह एक महिला न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। इंदु मल्होत्रा के बाद, अब देखिए आईएएस में क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ। इंदु मल्होत्रा के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला हैं। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की गई। ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या बनाएगा, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कितने न्यायाधीशों को नियुक्ति हुई, तो 5। कुल संख्या कितनी है, 38। मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के 37। ठीक। पहले कितनी थी, 34, बढ़ा के 38 कर दी गई। ये संशोधन अधिनियम क्या था, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026। ठीक। इसमें वी मोहना जो 4-5 नियुक्ति हुई है, उसमें वी मोहना जो हैं वो महिला हैं, और ये सीधा एडवोकेट से जज बनी हैं। ऐसे में कुल 12 महिलाएं आज तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों, कुल संख्या कितनी है, 12, और ये 12वीं महिला हैं। इंदु मल्होत्रा के बाद दूसरी ऐसी महिला जो सीधा एडवोकेट होते हुए जज बनी हैं। 5वीं खबर क्या है, सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। संभवतः 2026 तक यह लागू कर देगी। ठीक। इससे क्या होगा, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, परिवहन क्षेत्र में को कार्बन मुक्त बनाया जाएगा। ईंधन कंपनियों अनुसंधान एजेंसियों के लिए प्रारंभिक परीक्षण उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए इसे यह किया जाएगा। आइसोब्यूटेनॉल है क्या, आइसोब्यूटेनॉल का फार्मूला याद रखिए, कभी वनडे टाइप किसी एग्जाम में पूछ ले, C4H10O। ठीक। यह 4 कार्बन वाला अल्कोहल है। क्या है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, जो जैव द्रव्यमान से उत्पादित किया जाता है, गन्ने के सिरप, गुड़, मक्का, अनाज से। ठीक। कृषि अवशेष से बनता है, परंपरागत इसका उपयोग पेंट, कोटिंग, रसायनों में किया जाता है विलायक के रूप में। डीजल में इथेनॉल की सीमा है। भारत में आइसोब्यूटेनॉल की खोज क्यों हो रहा है, ठीक, इसका डीजल में उपयोग किया जाएगा। पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण मिलाया जाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या पूछा कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में। तो इथेनॉल जो मिलाया जाता है वह पेट्रोल मिलाया जाता है, अब आइसोब्यूटेनॉल जो मिलाया जाएगा वह किस में मिलाया जाएगा, डीजल में। तो डीजल और पेट्रोल के संदर्भ में अंतर समझिएगा। इथेनॉल डीजल मिश्रण के निम्नलिखित कार्यों की चुनौतियां आई। कम घुलनशीलता, भाई इथेनॉल को पेट्रोल मिलाया, उसके साथ अच्छा कार्य किया, लेकिन डीजल के साथ कुछ समस्या थी जिससे वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा था। उच्च अस्थिरता, कम घुलनशीलता, इंजन अनुकूल संबंधित समस्या है। अब आइसोब्यूटेनॉल के साथ परीक्षण किया गया तो सही लगा। ठीक। बेहतर अनुकूलता, उच्च ज्वलन बिंदु, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर कम निर्भरता, मतलब जो पेट्रोलियम खरीदा जाता है बाहरों से वह अब कम हो जाएगा।
वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी, तो आप सतत विकास या पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगेगा। जैव ईंधन के कच्चे माल के माध्यम से किसानों की आय की सहायता मिलेगी। ये तो आपका मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। लेकिन याद रखिएगा प्री के संदर्भ में पीसीएस या वनडे एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछा जाएगा पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल, और डीजल में क्या मिलाया जाता है तो आइसोब्यूटेनॉल। ठीक, और आईएएस में 1 2 3 कथन दे देगा। अब आपसे कथन के आधार पर प्रश्न पूछेगा। पहले में पूछ लिया कि पेट्रोल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाता है जैव ईंधन के रूप में, और डीजल में इथेनॉल मिलाया जाता है। कथन 1 2 सही हैं, एक सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तब इसको समझिए। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के झाबुआ में बोरपाड़ा गांव में भील जनजाति की पारंपरिक प्रथा हलमा। क्या प्रथा है? हलमा किसकी है? भील जनजाति की। ठीक, यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें श्रमदान करके गांव से भरे सार्वजनिक कुएं गाद से भरे या कचड़े से भरे जीर्णोद्धार किया जाता है। स्थानीय विकास पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में महत्व दिया होता है। हलमा भील आदिवासी समुदाय के सदियों पुरानी परंपरा है। सामूहिक स्वैच्छिक श्रम, ठीक, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं बेगारी प्रथा। ठीक, बाद में यही आया कि श्रमदान सकारात्मक वे में। ये तो मान लीजिए शोषणवाद था, श्रमदान कहा गया, स्वेच्छा से श्रमदान कीजिए। तो हलमा एक तरह का यही है श्रमदान। ठीक, क्या है? हलमा एक तरह से स्वैच्छिक श्रमदान है। ठीक, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जो भी भील जनजाति है उसमें प्रचलित है। जल संरक्षण को महत्व देना, कुएं की सफाई, तालाब आदि की, घर की निर्माण, कृषि कार्य, छोटे बांधों तालाबों का निर्माण, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एकजुटता के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। एक चर्चा में है विषय मध्यम वर्ग। ठीक, मध्यम वर्ग के संदर्भ में प्रश्न चर्चा में है। भारत में मध्यम वर्ग का विकास। विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को निम्न मध्यम, उच्च मध्यम आय की अर्थव्यवस्था में वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकरण का आधार देखिए। वैश्विक मध्यम वर्ग की आबादी 2009 में 1.8 अरब थी। कितनी थी? 1.8 अरब। 2017 में कितनी हो गई? 3.5 अरब। वर्तमान में 40% कुल आबादी विश्व की वैश्विक मध्यम वर्ग में आती है। ठीक, जिसमें भारत और चीन भी अग्रणी देश हैं। 2011 से लेकर 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय मध्यम वर्ग लगभग 6.3% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास की। वर्तमान में कितने हैं? 31% लोग, भारत में कुल जनसंख्या का 31% लोग मध्यम वर्ग के दायरे में आते हैं। और 2030 से 35 के बीच में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। किसमें? मध्यम वर्ग की आबादी में। ठीक, इससे कुछ बातें हैं, जैसे इसका कारण क्या है, मतलब ऐसे ये सुधार क्यों हुआ, ये सुधार क्यों हो रहा है? देखिए, इसके सुधार के कई कारण हैं। वित्तीय क्षेत्रों में जो सुधार हुआ है, जीएसटी सुधार हुआ है, पेंशन स्कीमों से बचत
तमाम चीज़ें ये शहरी आवास संरचना में विकास हुआ है। ठीक, ये जो विकास कार्य हुए हैं उसके आधार पे ही मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि हुई है, उनकी आय में वृद्धि हुई है। खुली न्याय व्यवस्था का महत्व, ये छोड़िए, मेंस के लिए आप पीडीएफ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। कहाँ चला गया? खुली नहीं, म्यांमार भारत संतुलन, इसको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आपका ये प्री में क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्र से प्रश्न पूछ सकता है प्री में। ठीक, आपका पर्यावरण से पूछ सकता है। तो क्या है, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, 1600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। प्री में अगर वन लाइनर पूछेगा कभी कोई वनडे एग्जाम या स्टेट पीसेस में, तो कितना 1600 लंबी म्यांमार के साथ सीमा रेखा है। एक भारत की एक्ट इस पॉलिसी में एक प्रमुख सेतु के रूप में काम करता है। हालांकि 2021 में सैन्य तख्ता पलट, मतलब वहाँ सैन्य शासन लागू हो गया, लोकतंत्र की आंग सान सू की को हटा के सैन्य व्यवस्था ने कब्जा कर लिया। महत्वपूर्ण क्यों है भारत? एक लंबी खुली सीमा रेखा है, उग्रवाद और जाति संबंध, सीमा पार आवाजाही पूर्वोत्तर के राज्यों में की सुरक्षा में सीधे प्रभावित करता है। शरणार्थी समस्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी या दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आसियान देशों के साथ संपर्क और व्यापार परियोजना म्यांमार की स्थिरता के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। आर्थिक सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, संपर्क, दुर्लभ खनिज पदार्थों इत्यादि के संबंध में लेन देन होता है। चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती तो यही है, सैन्य तख्ता पलट, सैन्य शासन है, तानाशाही का। सीमावर्ती क्षेत्रों का कमजोर नियंत्रण, खुली सीमा रेखा है, यहाँ कोई बाड़ नहीं बनाई गई है, तो आवागमन होता रहता है। मानवाधिकार की चिंताएं हैं, इन क्षेत्रों में तस्करी, हत्या, अपहरण की घटनाएं बहुत होती हैं। रोहिंग्या शरणार्थी आप समझ रहे हैं, बहुत दिनों से चर्चा में है। चीन का म्यांमार पर बढ़ता प्रभाव, ये भी एक संकट है। ठीक, संतुलित जुड़ाव, भारत को नए पीडीएफ में सरकार के जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले गैर राज्य अभिकर्ताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए। सुरक्षा सहयोग, चीनी प्रभाव का मुकाबला करना, लचीली पड़ोस नीति बनानी है। ठीक, तो भारत म्यांमार नीति में रणनीतिक हितों, सीमा सुरक्षा, मानवीय चिंताओं, क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शांति व्यवस्था म्यांमार में जितनी अच्छी होगी उतना भारत के लिए लाभदायी होगा। ठीक, ये कोई बहुत अच्छा फैक्ट नहीं है, आगे देखते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य यह चर्चा में है। दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है, वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पे हो रही है। ठीक, स्थान है कहाँ पे यह? तो असम के गुवाहाटी शहर के पश्चिमी सीमा पे है। कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पे। यह एक आर्द्रभूमि स्थल भी है। ठीक, इसे 1989 में अधिसूचित किया गया। 4.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे 2 नदियाँ पाई जाती हैं, वशिष्ठा, कलमानी। ठीक, यह असम का एक रामसर स्थल भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। आर्द्रभूमि में विशाल जल लीली, जलकुंभी, जलीय घास जैसे जलपोषी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी के स्तर पर महत्वपूर्ण स्थल है। आर्द्रभूमि हाथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। गुवाहाटी शहर के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में काम करता है। यह स्थानीय आजीविका और जल वैज्ञानिकों की स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो तमाम चीज़ों पे देखेंगे तो यह दीपर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा दीपर बिल के बारे में। आप लोग प्री का मैटर तैयार करने के लिए सीधा तरीका अपना लीजिए। एक नोट्स बनाइए,
डेली करंट अफेयर्स जो बनाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, उसको डेट बाय डेट लिखते चलिए, पूरा मत लिखिए। पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ी नोट्स बनेगी। जैसे ये है, प्री के पर्पज़ से इसको बनाइए, मेंस के पर्पज़ से इसको बाद में जब मेंस प्री निकलेगा तो आप पीडीएफ वहाँ पड़ी रहेगी, वहाँ से निकाल के मेंस वाला मैटर पढ़ लीजिए। पहले देखिए ये है कहाँ प्री के लिए, इस चर्चा में क्यों है, इसकी कुछ भौगोलिक पर्यावरणीय विशेषता क्या है, यही प्री में आएगा। ठीक, अब जैसे पूछा जा सकता है किस राज्य में, तो आप पूछ दे देगा एक कथन एक में, दीपरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर राज्य में स्थित है, पहले ही गलत हो गया, असम में स्थित है। अगर आपका वनडे टाइप एग्जाम होगा तो उसमें सीधे पूछेगा दीपरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, 4 नाम दे देगा पूर्वोत्तर के, आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे। ठीक, आईएएस में पूछेगा तो एक कथन यहाँ से दे देगा, दूसरा क्या नाम है, कोई एक इसकी क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर दे देगा, कब अधिसूचित किया गया, रामसर स्थल है कि नहीं है। ठीक, पारिस्थितिकी महत्व का एक कथन दे देगा। इन तमाम चीज़ों को देते हुए 3 कथन बना देगा, अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक, अभी हाल ही में चर्चा है कि भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह 1 जून को सामान्यतः माना जाता है केरल तट पर वर्षा कराता है, लेकिन इस बार लेट हो रहा है, तो वो भी चर्चा में है, क्योंकि इस बार जो है ऐसा माना जा रहा है कि लानीना और अल नीनो दोनों का प्रभाव संयुक्त है। इस बार दोनों का प्रभाव भारतीय मानसून पर इस बार पड़ेगा। अक्सर होता है कि एक का प्रभाव पड़ता है, एक का इस साल पड़ा तो एक का दूसरे साल पड़ेगा, लेकिन इस बार दोनों का संयुक्त रूप से पड़ रहा है। ठीक, एल नीनो क्या है आपको समझिए। एल नीनो का अर्थ होता है बालक ईसा, छोटा लड़का या बालक ईसा। एक जलवायु परिघटना है जो मध्य पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के आवधिक वृद्धि से संदर्भित होती है। एल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, गर्म पानी पूर्व की ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया जाता है, परिणामस्वरूप ठंडी पानी एशिया की ओर धकेल दिया जाता है। एल नीनो से क्या होता है कि भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है और कम वर्षा होती है। ला नीना आएगा तो तेज़ वर्षा होगी, एल नीनो आएगा तो कम वर्षा होगी। मौसम पैटर्न में एल नीनो का प्रभाव, ये मेंस में अक्सर पूछा जाता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, मानसून में व्यवधान होगा, भारत के मानसून में जरूर व्यवधान आ जाता है, कम मानसून कमज़ोर हो जाता है, कम वर्षा होती है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, चरम मौसमी घटनाएं परिघटित होती हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। एक दूसरी घटना है, भारतीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष को बदल दिया है। ठीक, 11-12 से 22-23 कर दिया। याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, या पीसीएस में, स्टेट लेवल पीसीएस या वनडे एग्जाम में सीधा सीधा आधार वर्ष पूछा जाता है, तो 11-12 से बदल के 22-23 कर दिया गया है। ठीक, अखिल भारतीय सूचकांक, बाकी इसका कोई वो नहीं है। अब इसके आधार पे एक चीज़ याद रखिएगा, भारत की आर्थिक संरचना में परिवर्तन आया है। कृषि कितने % योगदान दे रहे जीडीपी में, इस आंकड़ों के आधार पे 15%, उद्योग या सेकेंड क्षेत्र 22%, और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र 62.5%। ठीक, कि लगभग योगदान दे रहे हैं। इसको याद रखिएगा, वनडे टाइप या आपका पीसीएस में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका भी आधार वर्ष वही कर दिया गया है, और इसके कुछ आंकड़े हैं, देख लीजिएगा। ये एथिक्स के संदर्भ में है, ये आंकड़े आप देख लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। मध्यम आय वर्ग का ये जो फार्मूला सेट किया जाता है उसको देख लेते हैं, विश्व बैंक द्वारा सेट किया जाता है।
वित्त वर्ष 2026 में अमेरिकी डॉलर के अद्यतन देश आय वर्गीकरण में इस प्रकार है। निम्न आय वाले कितने हैं? 1135 डॉलर जो कमा रहा सालाना, वह निम्न आय है। निम्न मध्यम आय 1136 से लेके 4495। पहले में कितना था? 1135 निम्न आय वर्ग है। उससे थोड़ा ऊपर निम्न मध्यम, तो इससे लेके कितने हैं? 4495। फिर उच्च मध्यम कितने हैं? तो 4496 से लेके 13935। ठीक। और उच्च आय वाले कितना है? तो 13956 से लेके नहीं 35 से लेके ऊपर हैं, 13935 से ऊपर हैं। भारत में मध्यम वर्ग 2010 में दुनिया के अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग OECD अर्थव्यवस्था में रहते थे। ठीक। भारत 2030-35 के मध्य माना जाता है कि चीन को पछाड़ के सबसे बड़ा मध्यम वर्ग का देश बन जाएगा। पंचायत पुरस्कार देख लेते हैं, अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो प्रसंग ये है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 घोषित किया गया। पूरे भारत में 42 पंचायतें शामिल हुई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में। ठीक। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। ठीक। विजेताओं को पुरस्कार क्या दिया जाता है? कितना? 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक। कर्नाटक को सबसे अधिक पुरस्कार 6 पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को क्रमशः 5-5। पुरस्कार की श्रेणियां क्या हैं? नाम क्या है पुरस्कारों का? तो दीनदयाल उपाध्याय सतत पंचायत सतत पुरस्कार। ठीक। यह सतत विकास लक्ष्यों के अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यह जिला स्तर, ब्लॉक, ग्राम स्तर पे दिया जाता है। एक सरकार द्वारा 10,000 करोड़ का STF मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जा रहा है। मेंस के पर्पज से आंकड़े के लिए अच्छा है। हाँ, ये देखने लायक है, समाचारों में चर्चा में है। भारत को रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक। फिर से चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त हुआ है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही S-4 ही पाकिस्तान से आने वाले अनेक ड्रोन और मिसाइलों के अटैक को नाकाम कर दे रहा था हवा में ही। ठीक। तो भारत का कौन सा वो सिस्टम था? S-400। 2018 में 5 S-400 रेजिमेंटल सिस्टम खरीदे गए थे, अब फिर खरीदा गया। भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जानी जाने वाली S-4, इसका भारतीय सेना में क्या नाम है? याद रखिएगा, कभी कथन में पूछ ले कि S-400 को भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? सुदर्शन चक्र, इसे नाम से जाना जाता है। यह लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, हवाई निगरानी प्लेटफार्मों सहित लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने, उस पर हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज भी 400 किलोमीटर के लगभग और ऊंचाई 30 किलोमीटर, मतलब लंबाई में 400 किलोमीटर जाएगी, ऊंचाई में 30 किमी की ऊंचाई तक जा सकती है। ठीक। बहुत होता है इतना। ऑपरेशन सिंदूर मैंने बताया कि इसका उपयोग बड़े स्तर पे किया गया था, इसने सटीक निशाना भी लगाया। ठीक है। अगली चर्चा है, कहाँ गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार पीले गर्दन वाले मार्टन की उपस्थिति पुष्ट हुई।
मार्टन फ्लेविगुला, ठीक, जिसमें ऊदबिलाव बेंजर बुलरिन भी शामिल हैं। यह एक छोटा मांसाहारी जानवर है। खाद्य श्रृंखला में बाघों, भालुओं के जैसे शेष शिकारियों के नीचे आता है। ये शिकारी भी है, ठीक, मांसाहारी जानवर है। यह हिमालय, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, कोरिया, रूस आदि में पाया जाता है। भारत में भी पाया जाता है। IUCN इसकी स्थिति को न्यूनतम चिंताजनक में घोषित किया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत पशु के संरक्षण की बात कही गई है। काजीरंगा स्थित कहाँ है? असम में। 1908 में से आरक्षित वन घोषित किया गया। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया। यह भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए IAS में प्रश्न पूछेगा, काजीरंगा चर्चा में है, ठीक, काजीरंगा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थित है? असम, पहला एक कथन हो जाएगा। यह कब आरक्षित वन घोषित किया गया? तो 1908। यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1974। और कब विश्व धरोहर सूची में स्थल हुआ? तो 1985, ठीक। इससे संबंधित प्री में प्रश्न बन सकते हैं। पद्मा बैराज बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में पद्मा नदी पर पद्मा बैराज बनाया गया है, बनाया जाएगा, बना नहीं है, सॉरी। बांग्लादेश के पद्मा नदी में पद्मा बैराज बनाया जाएगा। पद्मा गंगा नदी का बांग्लादेशी हिस्सा है। अब पढ़ते हैं, गंगा का बांग्लादेश में नाम जाने पे नाम बदल जाता है, तो वहाँ पद्मा नदी आके जब मिलती है तो पद्मा नाम पर हो जाता है। तो पद्मा जो है गंगा नदी का एक जल प्रवाही हिस्सा है। यह भारत के सहयोग से बन रही है परियोजना, ठीक। इस तरह से हमने जो मुख्य मुख्य बिंदु चर्चा में थे उस पर चर्चा की। आप लोग जुड़िए, करंट अफेयर के डेली मैटर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हो ही, मेंस के भी प्री प्लस मेंस दोनों के संदर्भ में PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये PDF जो पढ़ाई गई है आपको इसका पूरा मैटर वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इस PDF को अपने पास सेव करके रख लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। करंट अफेयर से संबंधित जो भी बिंदु हैं, उससे जितने भी प्रसंग बनते हैं सब पे चर्चा की जाएगी, ठीक। जय हिंद साथियों।